नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस धरा पर जो ज्ञान की अविरल धारा बह रही है उसके मूल स्रोत हमारे वेद ही हैं और उनके सम्यक ज्ञान के लिए 6 अंग प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र नेत्र के रूप में परिलक्षित है। ज्योतिष शास्त्र स्वयं से ही आरंभ से ही एक पूर्णतः वैज्ञानिक शास्त्र है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि में विज्ञान विषयों का अध्ययन करें तो प्रारंभ में 2 ही वैज्ञानिक विषय प्राप्त होते थे, एक आयुर्विज्ञान और दूसरा ज्योतिर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान में चिकित्सा संबंधी विषयों का समावेश होता है और ज्योतिर्विज्ञान में जितने भी ज्ञान, विज्ञान, खगोल शास्त्र इत्यादि सभी विषयों का समावेश होता है। कालांतर में प्रत्येक विषय की अलग अलग शाखाएं विकसित होती गई। अतः आज जो विज्ञान का परिष्कृत स्वरूप हमें दिखता है उसका मूलभूत विषय या मूलभूत शास्त्र ज्योतिष शास्त्र ही है। इसके वैज्ञानिक विषयों के कुछ प्रमुख अंगों पर यदि हम चर्चा करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गणित एक पूर्णतः वैज्ञानिक शास्त्र है। इसका भी आरंभ गणित का भी यदि हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र से ही हमें प्रतिपादित होता है। सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य जी ने कहा है कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम, अर्थात 2 प्रकार के गणितों को बताया गया है, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। लीलावती बीज गणित जैसे ग्रंथ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिसमें कि अंक गणित और बीज गणित का सम्यक तरीके से निदर्शन किया गया है, जो कि आज और भी पल्लवित रूप में हमें दिखता है। रेखा गणित हो, सुलभ सूत्र हो, सरल त्रिकोणमिति हो इत्यादि जितने भी गणित के सिद्धांत हैं वो मूल रूप से हमारे ज्योतिष शास्त्र से ही निर्गत हुए हैं और आज हमें और भी विस्तृत रूप में दिखते हैं। यह शास्त्र पूर्णतः प्रत्यक्ष शास्त्र है, क्योंकि कहा जाता है प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणम्, चंद्र सूर्य इत्यादि। हम ये सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है ग्रह, नक्षत्र इत्यादि पिंडों का अध्ययन करता है, काल का निदर्शन करता है, काल विधायक शास्त्र है। तो इसमें विभिन्न ग्रह, नक्षत्र इत्यादि पिंडों की स्थिति, उनकी गति, उनका भ्रमण और उनका जो प्रभाव इस चराचर जगत पर पड़ता है उस सब का समष्टि रूप से अध्ययन, समष्टि एवं व्यष्टि रूप से अध्ययन ज्योतिष शास्त्र करता है। इसे काल विधान शास्त्र भी माना जाता है। अब वैज्ञानिकता के विषय में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर इतनी बृहत काल गणना की चर्चा की गई है कि एक त्रुटि से लेकर कल्प तक की कल्पना की गई है। हमारे यहाँ त्रुटि काल जो है वो 1 सेकंड का 32,40,000 हिस्से की भी गणना हमारे ज्योतिष शास्त्र में की गई है। वहाँ से हम गणना का प्रारंभ करते हैं और एक कल्प जो कि 4,32 करोड़ सौर वर्ष उतने तक का काल हमारे यहाँ बताया गया है, वो कि उसे ब्रह्मा के एक दिन के रूप में परिलक्षित किया गया है, बताया गया है। वो केवल दिन का मान है, उतने ही मान की उनकी रात्रि होती है और उस प्रकार से जैसा एक सामान्य रूप से जीवन मानव की 100 वर्ष की आयु होती है, तत्संबंधी ब्रह्मा के दिन संबंधी उनकी भी 100 वर्ष की आयु होती है। तो उस प्रकार के काल की वृहद गणना वैज्ञानिक रूप से हमारे यहाँ की गई है। इतनी विराट काल गणना होने के बाद भी इसमें कहीं कोई हमें अरे यहाँ दोष सिद्ध नहीं होता है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। क्योंकि आज जो भी हम लेकिन आधुनिक काल गणना को देखें, चाहे जूलियन कैलेंडर को देखें या ग्रिगोरियन कैलेंडर इत्यादि को देखें, तो वो भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। क्योंकि इसका यदि हम प्रारंभ में देखें तो शुरू में 10 महीने होते थे, जिसमें 6 माह 30-30 दिन के, 4 माह 31 दिन के। फिर बाद में एक शासक आए जिन्होंने कि उसमें 2 माह और जोड़े, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें दोष रहा। बाद में 10 दिन का अंतर आया,
पुनः 10 दिन का समावेश किया गया, लीप ईयर की कल्पना की गई। आज भी यह जो कैलेंडर है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, जो कि कालांतर में हमें प्रतीत होती है। लेकिन हमारी जो ज्योतिष काल गणना है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है और सौर, चांद्र, सावन, अधिमास, 6 दिन इत्यादि के द्वारा पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होती है। आज जो सृष्टि का सिद्धांत सभी लोग मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, उसका भी मूल हमारे सूर्य सिद्धांत के स्वर्ण गर्भ सिद्धांत में ही निहित है। इसी क्रम में जो व्यास और परिधि का संबंध बताया जाता है कि 22/7 है आधुनिक रूप में, इसका पूर्ण रूप से प्रतिपादन, अति सूक्ष्म रूप से प्रतिपादन आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीयम में बहुत ही और सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म मान के रूप में निदर्शित किया। उनके कथनानुसार व्यास और परिधि का संबंध 62,832/20,000 के अनुपात में होता है, जो कि 22/7 से और भी सूक्ष्म मान हम इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यथा श्लोक के रूप में उन्होंने बड़े ही सुंदर रूप में वर्णित किया है, चतुरधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम अयुतद्वय विस्कंभस आसन्नो वृत्त परिणामः। ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक शास्त्र होने के साथ साथ आध्यात्मिक शास्त्र भी है। हम आध्यात्मिक विषयों का भी समावेश करते हुए अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन इस शास्त्र में किया गया है। जैसे कि ग्रहण एक घटना है जिसमें पौराणिक रूप में कहा गया है कि राहु और केतु इसमें सूर्य और चंद्र के ग्रहण में कारक होते हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो राहु केतु कोई भी तत्व नहीं है। और ये सिद्धांत ज्योतिष में इसका वर्णन भी किया गया है कि क्रांति मंडल और चंद्र विमंडल के संपात को ही, उस नोट को ही हम एक संपात को एक राहु और केतु कहते हैं, जबकि ग्रहण में वही दोनों कारण होते हैं, क्रांति और चंद्र विमंडल का संपात। उसके संपात के आसन्न ही ग्रहण होता है। यदि अमावस्या या पूर्णिमा की स्थिति हो तो ग्रहण की संभावना होती है। इसका उन्होंने पौराणिक और वैज्ञानिक रूप से कितना अच्छा सामंजस्य आचार्य भास्कराचार्य ने कहा है। यथा दिग्देश काला वर्णादि भेदा नच्छाद को राहुरितिर्ब्रुवन्ति तन्मानिनः केवल गोल विद्यास्त संहिता वेद पुराण बाह्यम राहु कुभामंडलगः शशांकम शशांकगच्छादयतीन बिंबम तमोमयः शंभुवर प्रदानात् सर्वागमानां विरुद्धमेतत्। अर्थात पौराणिक स्वरूप भी प्रतिपादित करते हुए वैज्ञानिक स्वरूप को भी बड़े ही सामंजस्य रूप से ग्रहण इत्यादि विषयों में हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में खगोल, गणित, भूगर्भ इत्यादि वैज्ञानिक विषयों का बड़े ही सुंदर रूप से समावेश है। आज हम देखते हैं कि ग्रहों इत्यादि का आनयन हो या ग्रहण इत्यादि का आनयन हो, जिसके लिए हमें आधुनिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में गणित माध्यम से ही इनका स्पष्ट आनयन किया जाता है, जो कि वर्तमान के लगभग समान ही प्रतीत होता है। और भी वैज्ञानिक विषयों में जैसे दीर्घवृत्त इत्यादि आज के समय में ग्रहों का भ्रमण मार्ग बताया गया है, तो वहाँ भी कक्षावृत्त, प्रतिवृत्त के माध्यम से ग्रहों का भ्रमण मार्ग बताया गया है, जो कि दीर्घवृत्त उनका सिद्ध होता है। साथ ही साथ भूमि के चलत्व की बात करी हमने, भूमि के अक्ष भ्रमण की बात करी, ध्रुव के भी भ्रमण की जो बात आधुनिक सिद्धांत में की जाती है वह भी हमारे यहाँ पर प्रतिपादित पूर्व रूप में ही है। ऐसे अनेक तमाम विषय संहिता शास्त्र में वृष्टि विज्ञान, वायु के माध्यम से वायु विज्ञान, भूकंप, उल्कापात इत्यादि का विस्तृत रूप से अध्ययन संहिता आदि ग्रंथों में किया गया है। उनका फल भी ये जो सौर मंडल में जितने ग्रह हैं उनका शुभाशुभ फल पृथ्वी पर एवं मानव पर क्या पड़ता है, इसका भी वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है। व्यक्तिगत रूप से होरा शास्त्र में भी
मानव के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो शुभाशुभ फल का है वो भी निदर्शन हमारे ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। आज भी हम देखते हैं कि चिकित्सा शास्त्र इत्यादि के माध्यम से यदि रोग इत्यादि का कारण हम देखना चाहें तो वह भी हम यदि जो हमारे ग्रहों के कारक बताए गए हैं, जिस रोग के या जो कारक बताए हैं उनके अध्ययन करें जन्म कुंडली के आधार पर, तो उन ग्रहों की अच्छी स्थिति नहीं होने पर या उनकी दशा अनुकूल नहीं होने पर उस रोग का उत्पन्न होना प्रतीत होता है, जो कि पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक शास्त्र है। परंतु आज एक धारणा सामान्य रूप से व्याप्त है ज्योतिष के लिए, जो कि ठीक नहीं है। अतः ज्योतिष शास्त्र एक वैज्ञानिक शास्त्र है, इसका अध्ययन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। वर्तमान में कुछ अल्पज्ञानी जरूर शास्त्र के अध्ययन के बिना कुछ अवैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्फुटित करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस विषय पर संदेह जनसामान्य में उत्पन्न होता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। यह पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक शास्त्र है। इसमें अनेक ऐसे विषय समाहित हैं। मैंने तो बड़े ही अल्प रूप में, छोटे रूप में प्रतिपादित किया इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे अनेक विषय हैं जो कि आज का जो समृद्ध विज्ञान हमें दृष्टिगोचर होता है, उन सब के मूल में ज्योतिष शास्त्र ही है। धन्यवाद।